हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कनिष्का द ग्रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। ये वीडियो दोस्तों बीए, एमए, स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो चीन के अंदर दोस्तों यूची जनजाति थी और यूची जनजाति को हान वंश ने हरा दिया था। हान वंश का शासन आ गया था चाइना में। उसके बाद यूची जनजाति को चाइना छोड़कर भागना पड़ा था। तो यूची जनजाति दो हिस्सों में बट गई थी। इसका एक हिस्सा यूनान चला गया था और दूसरा कश्मीर आ गया था। तो जो हिस्सा कश्मीर आया था उसमें था कुजुल कडफिसिस, जो कि एक चरवाहा था, और इसी ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी थी पेशावर। तो उस टाइम पे दोस्तों पेशावर को फिरोजपुर के नाम से जाना जाता था। तो अब दोस्तों हम कुषाण वंश के सबसे महान शासक कनिष्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुषाण वंश का सबसे महान और प्रभावी शासक था कनिष्क। इसके दोस्तों जन्म, माता पिता, प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, और इसके सिंहासन पर बैठने को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। इसकी एग्जैक्ट जो ईयर या डेट है वो हमें नहीं पता है, परंतु ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो डॉक्टर वी ए स्मिथ के विचार से सहमत हैं। वह यह है कि यह 120 में सिंहासन पर बैठा था। 120 ईस्वी में कनिष्क सिंहासन पर बैठा था और 162 तक इसने शासन किया। तो 42 वर्षों तक शासन किया था कनिष्क ने। कनिष्क एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का संरक्षक था। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कनिष्क ने मगध पर अपना शासन कायम किया और वहाँ पे इसको अशोक घोष मिला था, और अशोक घोष से ही इसने बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य योग्यता, अशोक जैसा धार्मिक उत्साह पाया जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि कुषाण वंश से कनिष्क का नाम निकाल दिया जाए तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कुषाण वंश में कोई भी महान शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ है कनिष्क को छोड़कर। उसके शासन में भारत में धर्म, कला, साहित्य क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। तो कनिष्क के टाइम पीरियड में भारत में हर क्षेत्र में उन्नति हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों मैटर के अंदर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सारा मैटर ये हिंदी में टाइप हुआ है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्क की विजय के बारे में, कि कनिष्क ने कौन कौन से प्रांत, कौन कौन से क्षेत्र उसने जीते, कितना उसका विस्तार हुआ था। कनिष्क न केवल कुषाण वंश का एक प्रतापी सम्राट था, बल्कि वह सिकंदर तथा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक विजेता, महत्वाकांक्षी शासक था। तो यहाँ पे गद्दी है। गद्दी पर बैठते समय वह बैक्टीरिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध का स्वामी था, परंतु कुछ ही वर्षों में उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी प्रमुख विजयों का वर्णन इस प्रकार है। तो आपने दोस्तों राजतरंगिणी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई एक बुक है। उसमें हमें कनिष्क के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। सिल्क रूट का जिक्र भी उस बुक में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ हुए हैं वहाँ से भी हमें कनिष्क के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मगध विजय के बारे में। तो मगध पे आपको हमने पीछे भी बताया था कि पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा। तो अब हम मगध विजय के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कनिष्क ने मगध पर अपना शासन कायम किया। चीन और तिब्बत के लेखकों से ज्ञात होता है
कि कनिष्क ने मगध पर आक्रमण पाटलिपुत्र को विजय कर लिया। यानी कि हमें चीन और तिब्बत के जो लेखक हैं उनके जो स्रोत हैं उससे पता चलता है कि कनिष्क ने मगध पर अटैक किया और पाटलिपुत्र पर उसने कब्जा कर लिया। तो मगध नरेश से उसने फिर जो भी युद्ध में उसकी लॉस हुआ उसका क्षतिपूर्ति के लिए उसने धन मांगा। तो जो मगध नरेश था उसने क्या किया, उसका विद्वान था आशो घोष और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का भिक्षा कमंडल, ये दोनों चीज़ें उसने कनिष्क को दे दी। क्या क्या, आशो घोष और महात्मा बुद्ध का भिक्षा कमंडल। कमंडल आपको पता होगा एक तरह का एक लुटिया सी टाइप की होती है जो पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो उसको रखते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अशोक घोष को कनिष्क अपने साथ ले गया। कहाँ पे, पुरुषपुर, जिसको हम पेशावर के नाम से जानते हैं अब। तो उसी से कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। और दोस्तों आप सभी को पता होगा बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। तो जो कश्मीर में हुई थी उसका अध्यक्ष कौन बना था, अशोक घोष। मथुरा, बनारस, बोधगया जो कभी मगध राज्य में थे कनिष्क के साम्राज्य के अंग बन गए। अब जितने भी क्षेत्र या जितने भी उस टाइम पे एरिया थे जो कि मगध के अंदर आते थे वे सारे के सारे अब किसके अंडर आएंगे, कनिष्क के अंदर आएंगे, क्योंकि कनिष्क ने क्या किया, मगध को जीत लिया। सारनाथ और काशी भी अब उसके साम्राज्य में शामिल हो गए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कश्मीर विजय के बारे में। तो अपने राज्यकाल के शुरू में ही कश्मीर पर विजय प्राप्त कर ली थी कनिष्क ने। यह युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। राजतरंगिणी और बौद्ध आएगा यहाँ पे। बौद्ध परंपराओं से हमें यह पता चलता है कि जो कश्मीर था वो कनिष्क के साम्राज्य का अंग था। मैंने आपको अभी बताया था कि चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी जिसका अध्यक्ष कौन था, अशोक घोष। और अशोक घोष कौन था, अशोक घोष जो है मगध नरेश के दरबार में रहता था, एक विद्वान था। और उसको कौन ले गया था, कनिष्क जीतकर उसको ले गया था। कनिष्क ने अपने नाम पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था कश्मीर में, जो कि आधुनिक बारामूला के पास में है। चौथी यहाँ पे बौद्ध आएगा, द आएगा। बौद्ध सभा का आयोजन भी वहीं पे हुआ था। इसके अलावा कनिष्क को कश्मीर घाटी बहुत यहाँ पे पसंद आएगा, ये सह है, पसंद थी और ज़्यादातर समय वहीं पर वो बिताया करता था। तो इन सभी फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की हुई थी। इसके बाद बात करते हैं शक शतरपोशे युद्ध। उज्जैन में ये रहते थे, यहाँ पे एक जय और आएगा। मगध और कश्मीर को जीतने के बाद कनिष्क ने उज्जैन में शक क्षत्रियों से भी युद्ध किया। इसका पता हमें अभिलेखों से पता चलता है। कनिष्क ने अपने शासन के 11वें साल में इनसे युद्ध किया और इन्होंने फिर क्या किया, इसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया कनिष्क का। और कुषाण वंश के पतन के बाद फिर इन्होंने क्या हुआ, इनकी शक्ति दोबारा से बढ़ गई और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं चीन से युद्ध के बारे में। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो कुषाण वंश था ये मेन निकला कहाँ से है, चाइना की एक यूची जनजाति से निकला है। तो यूची जनजाति को हान वंश ने हरा दिया था। तो अब चाइना से युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कनिष्क से पहले पूर्व सम्राट था कैडफिसिस द्वितीय, ये चाइना से हार गया था और इसने चाइना को हर साल टैक्स देना स्वीकार कर लिया था। अपनी हार के बदले हर साल इन्होंने टैक्स देना शुरू किया था। इसके बाद फिर कनिष्क का शासन आता है। कनिष्क टैक्स देने से मना कर देता है और उस टाइम पे जो राजा होता है उसको बोलता है कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो। तो इससे क्या होता है, जो चीन का राजा होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो
यहाँ पे कनिष्क आएगा। कनिष्क के राजदूत को कैद कर लेता है। राजदूत को कैद करने के बाद कनिष्क चाइना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। स्टार्टिंग में वो हार जाता है, इसके बाद फिर वो दोबारा अपनी जो सैनिक क्षमता है उसको बढ़ाता है और जो दूसरा युद्ध होता है वो जीत जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कनिष्क का जो राजदूत था वो कैद कर लिया जाता है। इस बात को लेकर चाइना पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फिर युद्ध होता है। कनिष्क की इसमें हार हो जाती है। फिर हार का बदला लेने के लिए दोबारा से तैयारी शुरू करता है कनिष्क। दोबारा युद्ध होता है और उस टाइम पे क्या होता है, चीन का एक सेनापति होता है पान चाहू, यहाँ पे चाहू आएगा। इसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी योग्य कुशल सेनापति था ये। फिर इसके स्थान पर यहाँ पे स्थान आएगा एक दूसरा सेनापति आता है जिसका नाम होता है पान चियांग, जो कि एक अयोग्य होता है। और फिर क्या होता है, कनिष्क अटैक करता है, कनिष्क जीत जाता है और चीन से खोतान, यारकंद, ये कुछ प्रदेश है चाइना के जो कनिष्क जीत जाता है। डॉक्टर वी स्मिथ के शब्दों में विजेता के रूप में कनिष्क की सबसे महान और सराहनीय सफलताएं मानी जाती है। अब हम बात करेंगे साम्राज्य विस्तार के बारे में। हमने मगध विजय के बारे में पढ़ा, कश्मीर के बारे में पढ़ा, हमने शक क्षत्रियों से युद्ध के बारे में पढ़ा, चाइना से युद्ध के बारे में पढ़ा। तो ये सारे युद्धों में किसकी जीत हुई? कनिष्क की जीत हुई। तो उपरोक्त विजयों के परिणाम स्वरूप कनिष्क का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया। तो यहाँ पे पंजाब आएगा। इसमें पंजाब, कश्मीर, सिंध, मगध, इनके प्रदेशों के साथ साथ अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, बैक्टीरिया, खोतान, यारकंद, ये कुछ एरिया चाइना के हैं। तो ये सारे प्रदेश शामिल थे। अब हम उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में बोखरा, दक्षिण में कोचीन और पूर्व में पाटलिपुत्र तक उसका एरिया फैला हुआ था। मालवा तथा उज्जैन का क्षेत्र भी उसके अधीन था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी। पेशावर आप सभी को पता होगा अब पाकिस्तान में है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कनिष्क की मृत्यु के बारे में। देखिए, ना तो हमें कनिष्क के जन्म के बारे में पता चलता है कि उसके माता पिता कौन थे, उसका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों हमें कनिष्क की मृत्यु के बारे में भी कोई जानकारी भी नहीं मिलती है कि उसकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई। तो इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो कनिष्क ने 120 ईस्वी से 162 तक 42 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। 162 में उसकी मृत्यु होती है। कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे होती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी नीति साम्राज्यवादी की नीति थी कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो उसके कुछ अधिकारी इससे प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने एक षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।